हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज आर scheduled before use. So there are set of policies and mechanisms supported by operating system that control order in which the work to be done. कि जो भी वर्क परफॉर्म करना है या जो भी टास्क परफॉर्म करनी है वो किस ऑर्डर में होगी, ये मेथड शेड्यूलिंग कहलाता है। इसके लिए कुछ पॉलिसीज़, कुछ मैकेनिज्म लगाए जाते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ कंट्रोल द थीम ऑफ मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जब मोर देन वन प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करने होते हैं तब हम सीपीयू शेड्यूलिंग यूज़ करते हैं। देयर आर सम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स. There are 4 type of scheduling algorithm which are given below. First is first come first serve scheduling. इसमें जो प्रोसेस पहले आएगा एग्जीक्यूशन के लिए वो पहले एग्जीक्यूट होगा। सेकंड इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। इसमें शॉर्टेस्ट जॉब को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। एंड थर्ड इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें जो भी जॉब एग्जीक्यूट होगी वो प्रायोरिटी बेसिस पे होगी। एंड द फोर्थ वन इज़ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसमें एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग हमारी जॉब एग्जीक्यूट होगी। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी 3 शेड्यूलिंग जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी इस वीडियो में हम देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जिस सीक्वेंस में हमारे प्रोसेस आएंगे उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इसलिए ये सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग है हमारी। नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जब एक प्रोसेस को कोई रिसोर्स मिल जाता है तो उसको अगर कोई नया प्रोसेस आ भी गया तब भी वो नहीं छोड़ सकता जब तक उसका काम कंप्लीट ना हो जाए। Next is the process that requests CPU first is allocated the CPU first. जिसने पहले CPU को रिक्वेस्ट किया है उसी को ही CPU पहले एलोकेट होगा। तो इट मीन्स ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू में भी रख सकते हैं हम। इट मीन्स जो प्रोसेस पहले आएगा उसी को CPU एलोकेट होगा और वो पहले एग्जीक्यूट होगा और वो ही पहले बाहर जाएगा। दिस इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू। इसके बाद आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल में लिए हुए हैं 4 प्रोसेस और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो टाइम। तो जो टाइम एग्जीक्यूशन के लिए लगता है उसे हम बस टाइम भी बोलते हैं और ये हमने मिली सेकेंड में लिया हुआ है। तो यहाँ हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 और P1 का बस टाइम 28, P2 का बस टाइम 5, P3 का बस टाइम 2 और P4 का बस टाइम 2 है और ये सब मिली सेकेंड में है। तो चलिए अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। मैं बताऊंगी यहाँ पर कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें बनाना होता है गैंट चार्ट। तो सबसे पहले मैं वो बनाऊंगी। हम यहाँ पर कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले प्रोसेस आया है P1। तो यहाँ गैंट चार्ट देखिए मैं बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से बॉक्स बनाना है और सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगा और वो भी 28 मिली सेकेंड के लिए। तो मैं P1 को स्टार्ट कर देती हूँ 0 मिली सेकेंड से और टोटल 28 मिली सेकेंड तक P1 हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया P1। अब ये 28 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। यहाँ से मैंने पार्टीशन बना दिया। 28 मिली सेकेंड बाद P1 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एग्जीक्यूट होगा P2। वो एग्जीक्यूट होगा 5 मिली सेकेंड के लिए। तो यहाँ से 28 + 5 हो जाएगा 33।
मैंने ऊपर 5 लिख भी दिया है जिससे क्लियर हो जाए कि पिछला जो टाइम है उसमें हमें ऐड करना है नेक्स्ट टाइम। टोटल टाइम हो गया 33 मिली सेकेंड। इसके बाद प्रोसेस 3 आया तो वो हमारा 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो 33 + 2 35 मिली सेकेंड। इसके बाद P4 एग्जीक्यूट होगा, वो भी 2 मिली सेकेंड के लिए, 35 + 2 37 मिली सेकेंड। तो अब हमने चारों प्रोसेस को यहाँ पर लिख लिया है। तो टोटल हमारा टर्न अराउंड टाइम आया 37 मिली सेकेंड। और इसके बाद हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। किसी भी प्रोसेस को जितने टाइम वेट करना पड़ता है वो उसका वेटिंग टाइम होता है। तो वेटिंग टाइम हम सबका अलग अलग निकालेंगे। P1 का वेटिंग टाइम होगा यहाँ पर 0 मिली सेकेंड, क्योंकि P1 हमारा जैसे ही आया फर्स्ट टाइम आते ही उसको CPU मिल गया और उसका एग्जीक्यूशन हो गया, तो इसलिए P1 का वेटिंग टाइम है 0। अब हम P2 का वेटिंग टाइम देखेंगे तो जितनी देर P1 एग्जीक्यूट हुआ मतलब 28 मिली सेकेंड, तो उतनी देर हमारे दूसरे प्रोसेस ने वेट किया। तो P2 का वेटिंग टाइम हो गया 28 मिली सेकेंड। इसके बाद P3 का निकालेंगे तो P3 को जिस टाइम CPU मिला वो टाइम था 33 मिली सेकेंड, तो P3 का वेटिंग टाइम हो गया 33 मिली सेकेंड। और P4 का वेटिंग टाइम हुआ 35 मिली सेकेंड। अब हमने यहाँ पर चारों प्रोसेस के वेटिंग टाइम लिख लिए हैं। अब हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज निकालने के लिए हम सबके वेटिंग टाइम को प्लस करके और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कर देते हैं। तो वेटिंग टाइम ऑफ P1 + P2 + P3 + P4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। यहाँ मैंने चारों वैल्यूज़ रख दी और डिवाइडेड बाय 4 किया तो रिज़ल्ट आ गया 24 मिली सेकेंड। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट पार्ट में मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग करवाऊँगी। वो हमारी 2 पार्ट्स में होगी, नॉन प्रीम्प्टिव एंड प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। जो ये हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की है ये सिर्फ हमारी नॉन प्रीम्प्टिव मोड में ही होती है। नॉन प्रीम्प्टिव और प्रीम्प्टिव की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में। इस क्वेश्चन को मैंने स्टेप वाइज बताया है। पहले गैंट चार्ट बनाया है, फिर टर्न अराउंड टाइम निकालना है, उसके बाद वेटिंग टाइम निकालना है, फिर एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।